भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आ चुकी है, पहली लिस्ट आ चुकी है। तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो रिपीट किए गए हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो नए सामने आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा और आज के डिस्कशन में इसी पर बात करेंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो सूची जारी करने वाली है वो कब तक करने वाली है, संभावित नाम क्या होंगे और कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो पहली नजर में जिनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके नाम चौंका सकते हैं लिस्ट में। सर इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आ गई है, दूसरी सूची का सबको इंतजार है, दूसरी लिस्ट का इंतजार है और पत्रकारों से ज्यादा मुझे लग रहा है इंतजार उन नेताओं को है जो पिछले कई साल से तैयारी कर रहे, वो नए चेहरे जिसका कहा जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को कब क्या बना दे ये नहीं कहा जा सकता और हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे और छत्तीसगढ़ जैसे चुनाव के बाद में उसका नतीजा देखा भी है। तो बिल्कुल आप देखिए कि जो 24 सीटें भाजपा को अभी घोषित करनी है, 29 बची हुई हैं, बाकी सहयोगी दलों में जाएंगी और 24 सीटें मुझे लगता है भाजपा इसीलिए होल्ड पे रखा गया है क्योंकि कुछ संभावित बदलाव हो सकते हैं। 8 तारीख को बैठक है, बैठक के बाद तय किया जाएगा। मुझे लगता है पहले चरण की बैठक में इन सीटों को इसीलिए अलग रख लिया गया था क्योंकि इनमें कई तरीके के ऑप्शंस भी सामने आए थे। मसलन कानपुर है, गाजियाबाद है, कैसरगंज है, प्रयागराज है, देवरिया है, आगरा है, बरेली है, सुल्तानपुर है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो दूसरे चरण में माना जा रहा है कि जहां पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर के कुछ क्वेश्चन मार्क रहा है। मसलन वरुण गांधी और मेनका गांधी, इनका क्या होना है। आप देखिए कि लगातार 2 टर्म से ये दोनों सांसद हैं, लेकिन वरुण गांधी की आप बताइए कि संसदीय सक्रियता कितनी रही है। संसदीय सक्रियता के नाम पे शून्य। पार्लियामेंट नहीं जाना, क्षेत्र में नहीं जाना, लोगों से मिलना नहीं, काम नहीं करना, सरकार विरोधी बातें करना, चिट्ठियां लिखना। तो मुझे लगता है कि इस बार उनके नाम पे दिक्कत है। मेनका गांधी उम्र का एक ऐसा लग रहा है कि अब एक स्टेज आ गई है कि वो खुद भी पीछे हटना चाहेंगी और मुझे लगता है शायद सबसे लंबे समय तक रहने वाली पार्लियामेंटेरियन मौजूदा समय में है वो। तीसरा नाम कानपुर का है। कानपुर एक सत्यदेव पचौरी के नाम पे लग रहा है कि दिक्कत है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जिस पर सबसे नजर है कैसरगंज, ब्रजभूषण सिंह की सीट है। लेकिन अभी जो पिछला पैटर्न रहा है, अगर अजय मिश्रा टेनी को टिकट दे सकती है बीजेपी, तो मुझे लगता है ब्रजभूषण भी पा जाएंगे। ब्रजभूषण का उस क्षेत्र में एक अलग रुतबा है, दबदबा है, दबाव है। 3 से 4 लोकसभा सीटों पर ठीक ठाक होल्ड लगता है। बिल्कुल उस क्षेत्र में देवी पाटन मंडल पे उनका एक अच्छा रुतबा है, अलग पहचान है। तो मुझे लगता है बीजेपी, भाई देखिए इस बार आप पहले जो लिस्ट आई थी आपने देखा होगा, विश्लेषण किया होगा, जिताऊ प्रत्याशी चाहिए हमको। ना उम्र देखा, ना कोई और विवाद देखा, ना उम्र देखा, ना दाग देखा, कुछ नहीं देखा। हाँ, तो आप ऐसे प्रत्याशियों की जब तलाश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ब्रजभूषण भी पा सकते हैं। और प्रयागराज रीता बहुगुणा जोशी के नाम पे इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 जब हुए थे तो उनका बेटा जो है मयंक, वो लास्ट मोमेंट पे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था और ये लग रहा था कि वो भी चाहती थी कि बीजेपी से उनके बेटे को टिकट मिले या दबाव बनाना चाहती थी। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एक बदायूं की सीट है संघमित्रा मौर्य की, उसका क्या होने वाला है? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से अलग हो चुके हैं, लेकिन सपा में जब तक रहे एक तरीके से बीजेपी का ही काम किए वहां पे रह करके। तो अभी ये बहुत बहुत स्पष्ट नहीं है कि वहां पर क्या हो सकता है। नहीं, अभी पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तारीफ की बहन कुमारी मायावती की कि उनके जैसा कोई प्रशासक आज तक न हुआ है न होगा। तो एक बीएसपी को लेकर के उनकी एक सॉफ्ट लाइन पिछले कुछ दिनों में ये नजर आई है और एक चर्चा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ चले जाएं। तो क्या इस बार बदायूं से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हुए दिख रहे हैं कि वहां से संघमित्रा मौर्य बीजेपी से अगर ना टिकट दे, अगर ना दे, क्योंकि उधर से भी अभी क्लियर नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संभावना ज्यादा है कि कटेगा, लेकिन अगर कटता है तो फिर क्या होगा? देखिए बदायूं में ही आप समझिए कि काफी दिक्कतें हैं इस बार। धर्मेंद्र यादव को चुनाव नहीं लड़ा रही है समाजवादी पार्टी वहां से, ठीक है। तो आप वहां पे जो प्रत्याशी जो भी उतर रहा है, जो जो पार्टियों के प्रत्याशी आ रहे हैं,
उनको कंपेयर करते हुए बीजेपी अपना प्रत्याशी वहां पर देगी। संघमित्रा मौर्य, देखिए पिछली बार भी ये आरोप लगे थे और ये बात कही गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी दखल थी, वो बैठे थे, मंत्री थे सरकार में और बहुत क्लोज फाइट वहां पर जाती हुई दिखाई दी थी। और इस बार क्योंकि जिस तरीके का बीते 2 साल गुजरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने और उनकी बेटी की तरफ से, तो अभी वहां पर शक है। मुझे लगता है कि वहां पर इसीलिए उसको दूसरी ग्रे लिस्ट में डाल के रखा गया था कि यहां पर हमको विचार करना है। हाँ। देवरिया पर आप देखिए कि बहुत ज्यादा हर बार मुझे लगता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, पता नहीं क्यों देवरिया को लेकर के लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे आखिरी में तय करेंगे, देवरिया को तय करेंगे। पिछली बार भी हमने देखा था। अच्छा। तो इस बार भी देवरिया पे पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता, ब्राह्मण बाहुल इलाका है, चेहरे वहां पर कई हैं, मुझे लगता है कि कुछ बदलाव जैसी स्थिति है और इसीलिए शायद उसको दूसरी सूची में रखा गया है। एक और सीट है बहुत ज्यादा जो चर्चा का विषय है पिछले 3 महीने से 4 महीने से, कानपुर। सत्यदेव पचौरी का टिकट माना जा रहा है कट जाएगा और दावेदार ऐसे ऐसे हैं उस सीट से कि उसका असर उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट पर भी पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए कानपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है और एक उम्र का है, क्योंकि वो जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे सत्यदेव पचौरी, तो बहुत एक्टिविटी उनकी नहीं थी, उम्र का भी था, फिर सांसद बन गए और संसदीय सक्रियता उतनी दिखी नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर उनको रेस्ट दिया जाएगा तो वहाँ पर कई दावेदार हैं। एक तो विधानसभा अध्यक्ष ही हैं अपने सतीश महाना जी, कानपुर के हैं, लोकल हैं, डिप्टी पसंदीदा सीएम है, का भी नाम आ रहा डिप्टी है सीएम का नाम आ रहा है अपने, और एक पूर्व डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम का नाम, तो कई नाम है वहाँ पे और हाई प्रोफाइल सीट है। हाई अच्छा, प्रोफाइल अचानक से पूर्व डिप्टी सीएम ने सक्रियता बढ़ा दी है उधर। पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो लगातार दौरे कर रहे हैं वो कानपुर के। आप देखिए कि कानपुर सीट जो है हमेशा केंद्रीय कैबिनेट में रहती है, हमेशा। हाँ। जब भी आप देखेंगे कानपुर का एक अच्छा दबदबा रहता है, रुतबा रहता है। तो कानपुर से सांसद चुने जाने का मतलब है कि आप इस पूरे अवध बेल्ट में और पश्चिमी यूपी में आपका प्रभाव रहता है, उसमें दिखता है। तो मुझे लगता है कि इस बार कानपुर में अगर बदलाव होगा तो कई संभावित दावेदार हैं, कई नाम हो सकते हैं उसमें। तो इसीलिए देखिए जो दूसरी सूची आ रही है, हम लोग जिस तरह विश्लेषण करते आ रहे हैं, तो कई नाम ऐसे हैं जो अचानक से निकल करके आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स, और कई नाम ऐसे हैं मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे रिलीफ दिया जाएगा, मसलन कैसरगंज को छोड़ दिया जाएगा। देवरिया के आसपास भी मुझे लगता है कुछ बीटो जैसी अच्छा, स्थिति एक बनेगी। चर्चा कैसरगंज को लेकर के यह है कि ब्रजभूषण सिंह खुद भी नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। देखिए कहीं भी मामला ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है सिद्ध कुछ नहीं ऐसा, हुआ, ठीक हाँ। है। अगर इस तरीके का दबाव जैसा कि वेस्ट बंगाल में हमने देखा, बाराबंकी में देखा, अगर उनके ऊपर भी ऐसा दबाव मान लीजिए आ ही जाता है तो अपने बेटे को लड़ाएंगे, प्रतीक को, विधायक हैं वो इस समय उस क्षेत्र लेकिन में। एक नाम अजय सिंह का चल रहा है वहां से। अजय सिंह भी वहां से विधायक हैं। हाँ। अजय सिंह भी विधायक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत पीछे हैं दावेदारी में भी। अच्छा। बहुत पीछे हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए है, अभी उनका ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, अभी उनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा उस क्षेत्र में, मुझे लगता है क्योंकि ये देश का चुनाव होना है, एक ऐसा फेस चाहिए जो रिप्रेजेंट करे। हालांकि यहाँ पे आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी का टिकट जो है विनिंग सीट होती है, एक तरीके से गारंटी होती है। लेकिन मुझे लगता है कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का अभी भी वो जो क्लेम है वो सबसे ऊपर है। एक और सीट है, चूंकि वो सीट का टिकट जारी हो चुका है, लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक होने की उम्मीद है। और जब से वो सूची आई उस दिन से वो सीट जो है चर्चा का विषय बनी हुई, और पहले से भी जौनपुर से टिकट दे दिया बीजेपी ने। लेकिन जो धनंजय सिंह की अरेस्टिंग हुई जिस केस में, और जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाया था, और पिछले अगर चुनाव को देखेंगे तो धनंजय सिंह जीते भले नहीं 2009 के बाद, लेकिन वो एक की हाईलाइट बनकर के उभरे हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। उनकी पत्नी अभी जिला पंचायत अध्यक्ष है। देखिए उस क्षेत्र में धनंजय सिंह का एक रिस्ट्रिक्टेड एक तरीके से, ऐसा नहीं कि एकदम खारिज कर दें, प्रभाव है। और आप इसीलिए देखिए कि जिस तरीके से जौनपुर का टिकट घोषित किया गया एक बाहर से एक व्यक्ति को, हालांकि वो जौनपुर से ही है कृपाशंकर सिंह, लेकिन एक तरीके से पैरासूट कैंडिडेट ही उनको कहा जा रहा है, बाहर से आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा समय दिए नहीं है, गृह जनपद भले ही हो, लेकिन यही कि बीजेपी का टिकट मिल गया तो जीत हो सकती है वहाँ पे। लेकिन धनंजय सिंह का प्रभाव वहाँ पर है, उनको सजा हो गई है, वो चुनाव हो सकता है ना लड़ पाए, अगर वो नहीं लड़ पाते तो अपनी पत्नी को हो सकता है चुनाव लड़ाएं। तो उस क्षेत्र में एक कांटे का मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। बात ये थी कि कहा जा रहा था अखिलेश यादव से या शिवपाल यादव से किसी से मुलाकात उन्होंने की लखनऊ में,
और उसके अगले दिन उनकी अरेस्टिंग हो गई और ये दावेदारी जताई जा रही थी कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वो पहले इंतजार कर रहे थे कि शायद जेडीयू में है और जेडीयू के खाते की जो सीट है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में एक सीट भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को दे दे जौनपुर और वहां से धनंजय सिंह लड़ जाए, तो वो भी नहीं हुआ और भाजपा ने टिकट किसी और को दे दिया। फिर वो सपा की तरफ गए और अब वो फाइनली जेल में है। देखिए, इसकी संभावनाएं हैं, कयास है ये कि उनकी बातचीत अंदर खेमे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से चल रही थी, लेकिन इसको बहुत पूरी तरीके से इसलिए नहीं लिया सकता क्योंकि आपने देखा धनंजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच में कुछ दिनों पहले जिस तरीके का वाक युद्ध देखने को मिला था, जिस तरीके से फिर अखिलेश यादव पे आरोप लगने लगते कि आपने कैसे लोगों को टिकट दिया, कैसे दिया आप अपने। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। हाँ, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो सबका ही कहना था, कुछ राजनीतिक बातों की जो जानकार उनका ही कहना था कि साहब ये जो केस है इसकी टाइमिंग ही ऐसी है, ये पहले से मामला चल रहा था, ये पहले से मामला चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि बाकायदा जो है शपथ पत्र दिया गया, जिन लोगों ने आरोप लगाए उन्होंने शपथ पत्र दिया कि नहीं भाई साहब इनका कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, और वो शपथ पत्र मतलब सब कुछ हो गया था उसमें, मतलब कैंसिल हो गया था सारा मामला। फिर अचानक से ये रीओपन हुआ। हाँ, तो रीओपन हुआ और आज देखिए उनको सजा हो गई है। तो जौनपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और धनंजय सिंह को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया सकता। अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो उनका प्रभाव वहां पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक होना है, और रोचक होने से पहले कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि टिकट किसको दिया जाए, और साथ में उसको पार पाना होगा अंदर की बगावत से। ये बात दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी बगावत, अपने पार्टी के भीतर की बगावत को मैनेज कर ले जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जहां से कहते हैं कि लोग सियासत सीख के निकलते हैं, सियासी का कहरा पढ़ाया जाता है यूपी से। आपको क्या लगता है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक टिकट घोषित नहीं किए गए, किसका किसका टिकट कटेगा, कौन नए चेहरे हो सकते हैं? आप अपना अंदाजा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये वीडियो, हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली डाइट।